हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था के बारे में या ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे। अब राजनीतिक दलों से क्या अभिप्राय, ये तो आप सब जानते ही हैं कि लोकतंत्र का जो संचालन है बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की सफलता के संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। साधारणतः एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधान या कानून। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं वरन विरोधी दल का भी अपना महत्व होता है। वैसे तो विश्व के सभी देशों में राजनीतिक दलों का महत्व है, किंतु ब्रिटेन के संविधान और शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व देखा जा सकता है। आधुनिक समय में ब्रिटिश संविधान का विकास जिन दिशाओं में हो रहा है वह राजनीतिक दलों का ही परिणाम है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो राजनीतिक दल है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला है द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन के अंदर सामान्य रूप से द्विदलीय पद्धति है, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी तीन दलीय पद्धति भी दिखाई देती है। ब्रिटिश दलीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वहाँ दो लगभग समान रूप से शक्तिशाली सुसंगठित राजनीतिक दल हैं और वे देश की राजनीति पर छाए रहते हैं। विधितः दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है और व्यवहार में भी दो से अधिक राजनीतिक दल हैं। तो लेकिन ब्रिटेन की जो शासन सत्ता है वो दो दलों के बीच में घूमती रहती है और वो दो प्रमुख दल हैं, एक तो लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी या जिसे हम अनुदार दल के नाम से जानते हैं। तो या तो सत्ता अनुदार दल के पास आती है या फिर श्रमिक दल के पास। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल हैं। दूसरा है सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण। तो ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत हैं। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में निकट संपर्क आवश्यक होता है और इसे सुदृढ़ केंद्रीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रिटेन के अंदर जो दोनों दल हैं वो सुदृढ़ है, उनका जो संगठन है वो सुदृढ़ है और केंद्रीकरण पर आधारित है। तीसरा है इसके अंदर कठोर दलीय अनुशासन है यहाँ पर, क्योंकि जो अनुदार दल है उसके सिद्धांत और मजदूर दल के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल नितांत अलग हैं। न तो अनुदार दल का व्यक्ति मजदूर दल में कभी आ सकता है, न ही मजदूर दल का व्यक्ति कभी अनुदार दल में शामिल हो सकता है, क्योंकि सैद्धांतिक मतभेद इतने गहरे हैं इन दोनों दलों के बीच में कि कोई भी व्यक्ति एक दल से दूसरे दल के अंदर नहीं जा सकता। तो कठोर दलीय अनुशासन है और ये दलीय अनुशासन जो है उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांतों के आधार पर है। अगला है नेता की सर्वोच्च स्थिति। तो सभी देशों में राजनीतिक दलों के दलीय नेता का महत्व होता है, किंतु ब्रिटेन में यह महत्व सर्वोपरि है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दो प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें ग्लैडस्टोन और डिज़रेली के बीच प्रतिद्वंदिता प्रारंभ होने के समय से ब्रिटिश जनता दलीय कार्यक्रम को नहीं वरन दलीय नेता को अपना मत प्रदान करती है। संसद सदस्य ये समझ लेते हैं कि उनकी विजय का आधार नेता का व्यक्तित्व है और वे नेता को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दल के अंदर जो है नेता की सर्वोच्च स्थिति होती है। अगला है इसके अंदर राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति का अंत। तो अनुदार दल सदैवी समाज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग से जुड़ा एक परंपरावादी राजनीतिक दल है और मजदूर दल का उदय इस सदी के प्रारंभ में मजदूर वर्ग और समाज के निम्न वर्ग से जुड़े समाजवादी विचारधारा के राजनीतिक दल के रूप में हुआ था। इस दृष्टि से ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में वर्गीय प्रकृति का भेद बतलाया जाता रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों का एक प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। अतः कालांतर में ब्रिटेन के राजनीतिक दलों ने अनुभव किया कि उन्हें अपनी वर्गीय प्रकृति से आगे बढ़कर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनानी चाहिए। इस दृष्टि से अनुदार दल ने कुछ प्रगतिशील नीतियां अपनाई और 1983 से लेकर अब तक विशेषतः 1992 से 97 के वर्षों में मजदूर दल ने अपनी नीतियों में अधिक बड़े परिवर्तन किए।
तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो राजनीतिक दलों ने अपनी वर्गीय प्रकृति को छोड़कर संपूर्ण ब्रिटिश जनता को एक साथ बांधने का कार्य करने का प्रयास किया है। अगला है इसके अंदर निरंतर सक्रियता। तो अमेरिका और अध्यक्षात्मक शासन वाले अन्य देशों में राजनीतिक दल चुनाव के 2-3 वर्ष के लिए राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाता है कि एक निश्चित समय के पूर्व सरकार में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए विरोधी राजनीतिक दल सरकार के पतन हेतु और शासक दल सत्ता बनाए रखने हेतु सदैव सक्रिय रहते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कभी भी जो 3 सप्ताह के नोटिस पर चुनाव की घंटी बज सकती है ना। इसलिए अतः राजनीतिक दल सभाएं बुलाने, साहित्य तैयार करने, स्थानीय शाखाओं को संगठित कर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने, उपचुनावों में भाग लेने और सामान्य जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। तो इस प्रकार से संसदात्मक शासन के अंदर राजनीतिक दल और विपक्षी दल, जो सत्तारूढ़ दल है और विपक्षी दल है, निरंतर सक्रिय रहते हैं। अगला है संयम और समझौते की प्रवृत्ति। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण संयम और समझौते की प्रवृत्ति है, जिसने ब्रिटिश प्रजातंत्र को सफलता प्रदान की है। राजनीतिक दलों के गठन का आधार भाषा, जाति या धर्मगत भेद नहीं है और दोनों ही राजनीतिक दलों का संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त शासक दल इस बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को शासन की आलोचना करने का अधिकार है और विरोधी दल मानता है कि बहुमत दल को जनता ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। दोनों ही दल इस बात के प्रति भी सचेत हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से इनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो संयम और समझौते की प्रवृत्ति वाला होता है। अगला है इसके अंदर लूट प्रथा का अभाव। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारियों का एक बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है। पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारियों के स्थान पर उन व्यक्तियों को इन पदों पर लगाया जाता है जिन्होंने चुनाव के समय राष्ट्रपति को विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। इसे ही लूट पद्धति कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश राजनीति में राजनीतिक दलों के इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाता। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की निश्चित पद्धति होती है और चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण हो, प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। ब्रिटेन में की यह पद्धति अमेरिकी पद्धति की तुलना में निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ है। अगला है इसके अंदर हम देखें सैद्धांतिक मतभेद। तो सैद्धांतिक मतभेद हैं क्योंकि ब्रिटेन के अंदर मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल हैं, एक तो अनुदार दल और दूसरा है मजदूर दल। जो अनुदार दल है उसके अंदर अधिकांशतः धनाढ्य लोग, परंपरा प्रिय लोग, राज परिवार के लोग, है ना, चर्च के पादरी वगैरह होते हैं और ये जो है यथास्थिति को बनाए रखने वाले होते हैं। इनकी जो विचारधारा होती है वो पुरातनपंथी होती है, जबकि जो मजदूर दल के व्यक्ति होते हैं या मजदूर दल के जो सिद्धांत होते हैं वो परिवर्तन चाहने वाले होते हैं। समाज के अंदर वो आमूलचूल परिवर्तनों को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो दोनों दलों के विचारधारा और सैद्धांतिक मतभेद हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश दलीय प्रणाली की अमेरिकन दलीय प्रणाली से तुलना करें तो दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहली दोनों देशों में द्विदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है और दोनों दलों के नाम आपको पता ही है, अनुदार दल और मजदूर दल। अमेरिका में भी 2 दलों की प्रथा विकसित हुई है, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। दूसरा देखें हम पॉइंट इसके अंदर, तो ब्रिटेन में कठोर अनुशासन है जबकि अमेरिका में अनुशासन का अभाव है। क्योंकि ब्रिटेन के जो 2 दल हैं उनमें सैद्धांतिक और विचारधारात्मक मतभेद हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति एक दल से निकलकर दूसरे दल में नहीं जा सकता। वहाँ पर कठोर दलीय अनुशासन है। जबकि अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके अंदर विचारधारा संबंधी मतभेद नहीं है और इस यही कारण है
कि अमेरिका में दलीय अनुशासन का अभाव। अगला है ब्रिटिश दलों में सैद्धांतिक मतभेद हैं, जबकि अमेरिकी दलों में वर्गीय मतभेद हैं। और इसका अगला है ब्रिटिश दलों का कार्यक्रम स्पष्ट है, जबकि अमेरिकी दलों का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के दोनों दलों का कार्यक्रम और नीतियाँ स्पष्ट और निश्चित होती हैं, जबकि अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित और स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। तो इस प्रकार से ये ब्रिटेन का ब्रिटिश दलीय प्रणाली है। धन्यवाद।